लगभग 14 अरब साल पहले एक घटना हुई। उस घटना ने सब कुछ बदल दिया। जो कुछ भी हम देख सकते हैं या महसूस करते हैं उसी घटना का ही परिणाम है। पर बहुत से शोधकर्ताओं के बीच कुछ सवाल आज भी विवादित हैं, जैसे कि आखिर क्यों ब्रह्मांड का इतनी तेजी से फैलाव हुआ। पूरा ब्रह्मांड समय के अंतर्गत ट्रेवल कर रहा है और जो ऊर्जा ट्रेवल करने में उपयोग होती है वह छोटे छोटे उन सेल से प्राप्त होती है जिनसे मिलकर किसी परिणाम का जन्म होता है। एक सेल समय की सबसे छोटी इकाई है जो कि अपने जैसी ऊर्जा अधिक तीव्रता वाले सेल से समायोजन करने के लिए अपनी ऊर्जा की तीव्रता को बढ़ाकर समय में अपनी रफ्तार निश्चित करता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर सेल्स ने सभी अलग अलग रफ्तार लिए परिणामों को जन्म दिया तो इन खरबों सेल्स को किसने जन्म दिया होगा? इसका जवाब है स्वयं सेल्स ने, क्योंकि हर सेल समय में अपने लंबे और मजबूत अस्तित्व के लिए अपनी तीव्रता को अपने ही पिछले संस्करण की तुलना में बढ़ाना चाहता है और इसी प्रयास में हर सेल निरंतर समय में अपनी श्रेष्ठ साथी की तलाश लिए सफर करता रहता है। यह ऊर्जा का एक सामान्य रूप है, परंतु अलग अलग रफ्तार पर सफर करते हुए एक समय बाद वह एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं। उस एक पल के लिए उन सेल्स की रफ्तार एक समान हो जाती है। किसी सेल के अंदर बहती हुई ऊर्जा दो क्षेत्र का निर्माण करती है। पहला आकर्षित क्षेत्र अपने जैसे अन्य सेल्स को अपनी ऊर्जा का प्रसारण करने के लिए तथा दूसरा संग्रहित क्षेत्र दूसरे सेल से आ रहे प्रसारणों को समझने के लिए। ये दोनों क्षेत्र मिलकर एक सेल का ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जब एक जैसी ऊर्जा लिए अलग अलग तीव्रता वाले दो या दो से अधिक सेल्स विपरीत क्षेत्र लिए एक दूसरे के बेहद जब करीब से गुजरते हैं तो उन दोनों के ऊर्जा क्षेत्र एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में एक पल के लिए वे ठहर से जाते हैं, किंतु अलग अलग तीव्रता होने की वजह से समय तुरंत ही उन्हें अलग कर देता है। जिस पल वह ठहरे थे समय तब भी उन्हें उनकी तीव्रता के मुताबिक उन्हें ऊर्जा दे रहा था, लेकिन क्योंकि वो उस पल चले ही नहीं तो वह ऊर्जा उनके लिए इस्तेमाल न होकर उनके ही इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती है। समय के प्रभाव से दोनों सेल्स अपनी रफ्तार पर लौट आते हैं और जो ऊर्जा वहाँ इकट्ठा हुई थी एक नए सेल में परिवर्तित होकर उन दोनों सेल्स की ऊर्जाओं के मिश्रण से प्राप्त ऊर्जा के अनुरूप एक निश्चित रफ्तार से सफर करना शुरू कर देती है। इसे एक घटना या इवेंट कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि सेल्स हमेशा ही दो क्षेत्र बनाएं, क्योंकि एक सेल्स के अंदर बहती हुई ऊर्जा पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और अपनी ऊर्जा का या तो संचार के लिए या खुद को दूसरे विरोधी सेल से छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो एक सेल के अंदर बहती हुई ऊर्जा अपनी जरूरतों के मुताबिक अपने रास्ते का चुनाव करती है। ऊर्जा का यह तथ्य मैग्नेटिक मोनोपोल की थ्योरी को भी समझाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स समय के द्वारा उनकी रफ्तार के मुताबिक तैयार किए गए हाईवेज पर ट्रेवल करते हैं। उदाहरण के लिए एक हाई स्पीड सेल हाई स्पीड हाईवे पर ही ट्रेवल करेगा। इन हाईवेज को समय चक्र या टाइम साइकिल कहते हैं। टाइम साइकिल उन सभी सेल्स का एक ग्रुप है जो उसकी स्पीड से मेल खाते हों। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो टाइम साइकिल वो कक्षाएं हैं जिनमें एक वैध स्टूडेंट ही पढ़ सकता है। यद्यपि सेल्स की ऊर्जा की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, जैसे कि यह जरूरी नहीं कि एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स की हाइट एक जैसी ही हो, लेकिन क्लास 9th में शिफ्ट होने के लिए एक स्टूडेंट को क्लास 8th पास करनी ही पड़ेगी। अलग अलग परिणाम अलग अलग समय चक्र को दर्शाते हैं, पर अरबों साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय शायद एक ही समय चक्र रहा होगा जो निरंतर कई वर्षों तक सफर कर सकने वाले कई सेल्स का एकमात्र ग्रुप था। जिस ऊर्जा ने हमारे इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की है उस ऊर्जा का स्वरूप महज एक फुटबॉल फील्ड के बराबर रहा होगा। इसका विस्तार की दर इवेंट से बन रहे सेल्स की दर पर निर्भर कर रही थी। अब क्योंकि एकमात्र टाइम साइकिल होने की वजह से यह टाइम साइकिल उन सभी सेल्स का प्राइम टाइम साइकिल था। किसी समय जब समान तीव्रता वाले पर अलग अलग प्रकृति के खरबों सेल्स एक सीधी रेखा में आए और उस पल जब सभी की रफ्तार एक जैसी हो गई तो एक दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र की वजह से वे सभी सेल रुक गए। अब क्योंकि सभी सेल्स की एक जैसी तीव्रता की होने की वजह से समय उन्हें चलते रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था, तो जो ऊर्जा सेल्स चलने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे उनके चारों ओर इकट्ठा होने लग गई। वो ऊर्जा तभी तक इकट्ठा हुई जब तक कि उसकी तीव्रता टाइम साइकिल की उच्चतम तीव्रता तक ना पहुंच गई, और जिसका परिणाम हुआ इतिहास का सबसे बड़ा धमाका या कहें एक्सप्लोजन। एक सेल के अंदर बह रही ऊर्जा उस समय आज के समय दिख रही भिन्न भिन्न ऊर्जा का एक सम्मिलित रूप थी। क्योंकि उस समय अलग अलग ऊर्जा के कई सेल्स उस इवेंट में भाग ले रहे थे, तो इवेंट से निकलने वाली ऊर्जा कई ऊर्जा समूह का मिश्रण रही होगी। जिन ऊर्जा समूहों ने एक दूसरे के प्रति समानता दिखाई वो क्लस्टर्स में तब्दील हुए और जिन्होंने नहीं वे एक दूसरे को परे धकेलने लगे। टाइम साइकिल इन क्लस्टर्स और नए ऊर्जा समूह से पूरी तरह अनजान था। जब भी कोई ऊर्जा किसी टाइम साइकिल से संबंधित नहीं होती है तो वह फौरन ही दूसरे निश्चित टाइम साइकिल में स्विच हो जाती है। अब क्योंकि उस समय कोई और टाइम साइकिल अस्तित्व में नहीं था, वह ऊर्जाएं कहीं नहीं जा सकती थी,
तो क्लस्टर्स और ऊर्जा समूह जो एक दूसरे को परे धकेलने की कोशिश कर रहे थे वह किसी टाइम बम की तरह हो गए। सेल्स अब भी उस इवेंट का हिस्सा थे जो लगातार नई ऊर्जाओं को जन्म दे रहा था, जिससे लगातार टाइम सर्कल के अंदर प्रेशर बढ़ने लगा और इससे टाइम सर्कल की इंफॉर्मेशन और उसके सेल्स के बीच का बंधन टूटने लगा और जिसका नतीजा हुआ एक विस्फोट। इस धमाके से बहुत सा रेडिएशन निकला। धमाके के तुरंत बाद क्लस्टर्स और ऊर्जा समूह लाइट की स्पीड से एक दूसरे से दूर भागे, अपनी ऊर्जा के इर्द गिर्द एक नई टाइम सर्कल का निर्माण किया, जिन्हें आज हम अपनी स्पीड पर अस्तित्व में देख सकते हैं। सेल्स जो कि अब आजाद थे अपनी प्राइम ऊर्जा से, जिसकी तीव्रता और रफ्तार उनसे मिलती हो, उनसे जुड़ गए। अब क्योंकि वे टाइम सर्कल अपने पिछले प्राइम टाइम सर्कल के ही वंशज थे, उनके लिए वह अब सुप्रीम प्राइम हो चुका था। रेडिएशन एक आजाद ऊर्जा थी। समय के साथ जैसे जैसे वो ठंडी होती गई, अलग अलग टाइम सर्कल्स उनकी तीव्रता के अनुसार इस आजाद ऊर्जा को सोखते चले गए। हर एक टाइम सर्कल के पास उसकी खुद की ऊर्जा थी, पर क्योंकि वो सारे एक ही सुप्रीम प्राइम से निर्मित हुए थे, तो कोई सफर कर रहा सेल की ऊर्जा दूसरे टाइम सर्कल में सफर कर रहे सेल की ऊर्जा से कुछ तत्व समान या पूरी ऊर्जा समान हो सकती है। यह इस बात की भी व्याख्या करता है कि क्यों कुछ परिणामों को हम देख सकते हैं जबकि कुछ को नहीं। उदाहरण के लिए डार्क होल्स, स्पाइडर वेब्स, डार्क मैटर, ये वो परिणाम हैं जिनमें बह रही ऊर्जा उच्च तीव्रता लिए हमारी या विश्लेषणकर्ता की तुलना में हाई स्पीड टाइम सर्कल में गतिमान है। समय के नियम के मुताबिक एक परिणाम दूसरे परिणाम का तभी विश्लेषण कर सकता है या तो वो उसकी रफ्तार पर गतिमान हो या उससे कुछ सेल से ऊर्जा की समानता रखता हो। तो एक विश्लेषणकर्ता तभी किसी परिणाम को देख सकता है या तो वो उसकी रफ्तार पर हो या पूरे परिणाम में कुछ समान सेल्स की ही समानता हो। एक स्वतंत्र टाइम सर्कल के पास इसके सेल्स के रूप में अथाह ऊर्जा होती है। कुछ सेल्स उच्च तीव्रता के तथा कुछ निम्न तीव्रता के होते हैं। उनकी इसी तीव्रता या रफ्तार के मुताबिक टाइम सर्कल उन्हें उनके जैसे अन्य सेल्स के समूह में बांध देता है। इन समूहों को हम इंफॉर्मेशन ग्रुप या सहायक टाइम सर्कल कहते हैं। एक सहायक टाइम सर्कल तब बनता है जब इवेंट की ऊर्जा पूरे टाइम सर्कल की ऊर्जा से निम्न कोटि की हो, परंतु वर्तमान में पहले से मौजूद अन्य सहायक टाइम सर्कल्स में फिट न हो सके। सहायक टाइम सर्कल के दरमियान सफर करने वाले सेल्स अपने जैसे अन्य सेल से समायोजन करके किसी परिणाम को जन्म देते हैं और यही एक कारण है कि क्यों गैलेक्सीज एक दूसरे को परे धकेल रही हैं या क्यों ब्रह्मांड फैल रहा है, क्योंकि दो अलग अलग टाइम सर्कल दो अलग अलग ऊर्जा समूहों या क्लस्टर से मिलकर बने होते हैं जो कि एक दूसरे को परे धकेलना चाहते हैं। तो जब कभी भी किसी एक टाइम सर्कल में कोई नया सहायक टाइम सर्कल बनता है तो वह टाइम सर्कल अन्य दूसरे टाइम सर्कल के निकट पहुंच जाता है। टाइम सर्कल के अंदर बह रही ऊर्जा उसे विपरीत दिशा में धकेलती है। यह एक संभावित कारण हो सकता है कि क्यों डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। प्राइम टाइम सर्कल में कोई सहायक टाइम सर्कल या इंफॉर्मेशन ग्रुप नहीं था। इसका मुख्य कारण था सभी सेल्स का एक जैसी तीव्रता का होना। अगर ऐसा होता तो इवेंट की ऊर्जा इतनी भीषण कभी न होती। अब क्योंकि हर चीज किसी अन्य के अधीन रहकर सफर कर रही है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है, जैसे कि सेल्स अपने प्राइम टाइम सर्कल के अधीन सफर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में मानव पृथ्वी सौरमंडल के और सौरमंडल ब्रह्मांड के अधीन सफर कर रहा है। इसका मतलब प्राइम टाइम सर्कल का भी कोई प्राइम होगा जिससे इसने ऊर्जा को ग्रहण किया होगा। इस प्राइम को हम कहेंगे टाइम जोन, और जो भी टाइम सर्कल हम आज देख रहे हैं वो सभी इस टाइम जोन के सहायक टाइम सर्कल्स हैं। टाइम जोन का एक पुख्ता सबूत है ग्रेविटेशनल वेव्स। अगर कुछ भी मौजूद नहीं था प्राइम टाइम सर्कल के परे, तो धमाके के बाद किसी टाइम सर्कल की गैर मौजूदगी में सेल्स, ऊर्जा समूह और क्लस्टर्स इतनी तीव्र गति से क्यों पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित हुए और आज के हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। समय पूरे ब्रह्मांड में मौजूद था, परंतु उसकी 99.99% ऊर्जा टाइम सर्कल में विद्यमान थी। तो अगर हमारे टाइम जोन ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है तो संभव है कि और भी टाइम जोन्स होंगे जिनसे हमसे अलग अलग टाइम सर्कल और अलग अलग परिणामों को जन्म दिया होगा। अगर ऐसा है तो कितने और कौन इन सब का प्राइम होगा? शायद एक सुप्रीम टाइम जोन। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी सत्यापित हो सकती है अगर एक से ज्यादा टाइम जोन्स मौजूद हों, और अगर नहीं तो हमारा टाइम जोन ही सुप्रीम टाइम जोन कहलाएगा। पर इस टाइम जोन का कोई ना कोई ऊर्जा स्रोत जरूर होगा जिससे इसने इस तमाम ऊर्जा को पाया होगा, पर कौन, ये अभी रहस्य है।